हम नहीं पी रहे। प्रिय छात्रों, आप सभी ने कहा है कि सर आप पहले से टिक नहीं लगाया करें, सर आप इससे हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो देखो, हमने आपकी बात मान करके हमने वो वीडियो डिलीट कर दी। सोचो कितनी मेहनत होती वीडियो बनाने में। हमने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया। ठीक है, एक वीडियो दोबारा से बना रहे हैं। और हमने आपसे क्या कहा, आपको पिछले 3 साल के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने चाहिए, जिससे क्या आपका जो सुपर 100 का पेपर होने वाला है उससे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आपने पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन लगा लिए। बच्चों यहाँ पर देखिए, आपसे प्रश्न उन्होंने क्या पूछा था कि कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा जब आमाशय द्वारा HCl उत्पन्न नहीं होगा। तो बच्चों, जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये कार्य नहीं करेगा अगर HCl उत्पन्न नहीं होता है। अब HCl उत्पन्न कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। ये भी देखो परीक्षा में प्रश्न बना है कि आमाशय से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। HCl उत्पन्न होता है तो अपने पेट में जो पेप्सिन एंजाइम पहुँचता है, भोजन के द्वारा पहुँचता है, तो ये क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, और ये प्रोटीन का पाचन जो है करने लगता है। और बच्चों यहाँ इनसे भी प्रश्न बनेगा, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये लार में होता है और भोजन के टुकड़े को जब चबाते हैं मीठा हो जाता है, इसी के कारण, एमाइलेज के कारण। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये आपको भी ध्यान करना है। तो पेपर जो है इन्हीं से बनता है बच्चों, पेपर अलग से नहीं बनता। पुराना पेपर उठा के रख लेता है वो बनाने वाला और वो बना देता है। ठीक है, तो देखा करें आप। नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए सबसे कम पारगम्य होता है? नेफ्रॉन कहाँ होती है बच्चों? अपने किडनी में होती है। नेफ्रॉन के द्वारा ही किडनी काम करती है, किडनी की इकाई ही नेफ्रॉन है। ये भी देखो परीक्षा में पूछा गया है। तो नेफ्रॉन का बच्चों ध्यान देना, नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए सबसे कम पारगम्य होता है? तो ये आपका आंसर है हेनले लूप का अवरोही पास। हेनले लूप का अवरोही पास। अब प्रश्न है आपका, मेंडल के द्वितीय नियम को यह भी कहा जाता है। तो बच्चों, मेंडल के द्वितीय नियम को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और मेंडल वैज्ञानिक ने, मेंडल दादा ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि वंशागति से कौन संबंधित हैं? तो मेंडल संबंधित हैं। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। मेंडल ने किस पर काम किया था? मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किए थे। अब नियम पूछे तो बता देना ये क्या है। ये नियम तो मेंडल के हैं, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। तो 2 नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब बच्चे क्या कन्फ्यूजन हो पता है, वो मेंडल को केमिस्ट्री के मेंडलीफ से जोड़ने लगते हैं। वो मेंडलीफ अलग है, ये मेंडल अलग है। द्विनिषेचन का विशेषात्मक गुण है, माने डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका विशेषात्मक गुण है। किन पौधों का है? तो बच्चों, जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं इनमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया के कारण बच्चों में फल बनता है। ठीक है, भ्रूणपोष बनता है। तो द्विनिषेचन किन पौधों का लक्षण है? एंजियोस्पर्म पौधों का लक्षण है। अब आपका प्रश्न है, लंबे समय तक रोटी का टुकड़ा चबाने के बाद मीठा लगने लगता है, ऐसा कैसे होता है? तो बच्चों, अपन ने देखो पहले प्रश्न में चर्चा क्या की थी, ये चर्चा की थी अपन ने ये चर्चा की थी कि जो स्टार्च है, माना भोजन में स्टार्च होता है और अपने मुंह में होता है लार में एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को डाइसैकेराइड शर्करा में बदल देता है। और डाइसैकेराइड शर्करा माने शक्कर होती है मीठी।
तो क्या होता है, भोजन में होता है स्टार्च, इसको एमाइलेज एंजाइम डाइसैकेराइड शर्करा में तोड़ देता है, इसलिए अपन को भोजन जो है मीठा लगने लगता है, रोटी का टुकड़ा चबाते चबाते मीठा लगने लगता है। अब आपका बच्चों प्रश्न है, ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है कहाँ होता है? तो ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है, माने साइटोप्लाज्म में होता है। पौधों की कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इनमें क्या है, ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। अच्छा, सूत्रकणिका किसे कहते हैं पता है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं सूत्रकणिकाएं। अब देखो आपका प्रश्न क्या है, पत्तियों में बना संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पत्तियों में भोजन बन गया, कौन सा बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, चलनी नलिकाओं के द्वारा किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है? माने पत्तियों में भोजन बन गया, ठीक है, पत्तियों में भोजन बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब पौधों के सभी अंगों में, उसमें फल भी लगे होते हैं, और पौधों के सभी अंगों में भोजन पहुंचता है, तो वो एक तरह की नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा पहुंचता है। किस रूप में पहुंचता है ये आपसे पूछा है, तो सुक्रोज के रूप में पहुंचता है, और सुक्रोज मानो होती है बच्चों शर्करा। तो पत्तियों में बना सुक्रोज चालनी नलिकाओं के द्वारा, माना बच्चों फ्लोएम के द्वारा सभी भागों में भोजन पहुंचाया जाता है। एक बच्चों होती पौधों में वो नलिकाएं होती हैं जाइलम, वो क्या करती हैं, जल का संवहन करती हैं। फ्लोएम क्या करती हैं, फ्लोएम भोजन का संवहन करती हैं, भोजन ले जाती हैं। अब बच्चों आपके सामने एक प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित किए गए भागों को क्रमशः ABC में दिखाया गया है। ए क्या है बच्चों, ए देखो बीजपत्र है, ए प्रांकुर है, ए बीजपत्र है, और सी जो है मूलांकुर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर देखते हैं सही है, तो देखो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ आपका सही है, प्रांकुर फिर बीजपत्र फिर मूलांकुर। तो ये अपन को क्रम से यहाँ पे देखना था। अब आपका बच्चों प्रश्न है कि मटर पादप के बीज के F2PD में हर फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1 है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। कक्षा 11वीं के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे, 12वीं के भी पूछे जा रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। एक दिशीय कहाँ लिखा है? ये है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कैसा होता है? एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और वैसे ही देखो आपको आना चाहिए, ठीक है, परीक्षा में आए ना आए। कई बार आपने सुना होगा उनका बीपी बढ़ गया, सुना होगा आपने, तो बीपी से संबंधित प्रश्न। तो एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका बीपी कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो बच्चों देखो अधिकतम होना चाहिए 120, इससे ज़्यादा हो रहा है तो उसे हाई बीपी कहते हैं, और 80 से कम हो रहा है तो उसको लो बीपी कहते हैं, ठीक है, हाई बीपी लो बीपी। तो इस तरीके से लिखा जाता है। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, पहले 80 वाला फिर 120 वाला कर देते सही, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है 120 80। अब किताबें भी क्या करें, किताब में इसको टिक मार्क किया गया कई किताबों में, लेकिन जबकि ये अपन को सही करना है। अब बच्चों यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, कौन सा सहायक उत्सर्जन अंग है? तो बच्चों देखो यहाँ आपका उत्तर है जिगर। इसको हम लिवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। ये अपना सहायक उत्सर्जन अंग है। अच्छा, उत्सर्जन अंग अपने कौन कौन से होते हैं? दो मेन तो अपना किडनी है, मैंने ब्रक है, किडनी ब्रक है, वो मूत्र त्याग करके उत्सर्जन की क्रिया करता है। फिर फेफड़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। फिर आपका जिगर हो गया, ये टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालता है। आप जो गोली खाते हैं, कुछ भी गोली खाते हैं, वो सब जिगर में पहुंचती हैं और जिगर उनको बाहर करता है। तो जिगर भी जो क्या है, उत्सर्जन अंग है। अब देखो आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए में से कौन सा अंग पुष्पीय पौधा एवं मानव के जनन तंत्र दोनों में पाया था? माने पुष्पीय पौधों में भी वो चीज़ है और बच्चों मानव में भी वो चीज़ है।
क्या है, तो मानव में वो क्या है आपका अंडाशय। तो महिलाओं में अंडाशय होता है, ठीक है, महिलाओं में अंडाशय होता है, और पौधों में भी अंडाशय होता है। पौधों का जो फीमेल पार्ट होता है उसमें भी अंडाशय होता है। तो आपको सोचना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको आंसर देना है। अब प्रश्न है आपका, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का विचार किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था डार्विन वैज्ञानिक के द्वारा। परीक्षा में प्रश्न देखो इससे पूछा गया, मेंडल वंशागति से संबंधित, लेमार्क उपार्जित लक्षणों की वंशागति से संबंधित हैं। अब आपका बच्चों प्रश्न है, पादप हार्मोन, ये सभी पादप हार्मोन है, पता हो आपको। जो कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है वो कौन सा है, कोशिका विभाजन माने काटना, काटना, ये क्या, साइटोकाइनिन, सही तो काटो। अब आप कभी नहीं बोलोगे सही तो काटो, काटने से होता है विभाजन। तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित हार्मोन है पौधों में। इन सभी से प्रश्न बनता है। आप हमारा नेक्स्ट पार्ट देख लें, उनमें हमने आपको समझाया है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंकुर वह जगह है जहाँ पर होता है, अपनी जो आंतें होती हैं बच्चों, आंतों में भोजन पहुँचता है पचते पचते, तो वहाँ से पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो बिलाई के द्वारा होता है। चाहे बिलाई बोलो चाहे अंकुर बोलो, चाहे बिलाई बोलो चाहे अंकुर बोलो, ये पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, अपनी जी आंतों में होती है। अब यहाँ देखो, आप सोच रहे होंगे दारू लिखा है, दारू क्या है। दारू माने बच्चों जाइलम, जाइलम को हिंदी में कहते हैं दारू और गांव में कहते हैं शराब, ठीक है। तो पौधों की दारू की बात कर रहा है जाइलम के बारे में। जाइलम के तत्व जो खनिज युक्त जल की माने सेप, सेप के परिवहन में मदद करता है, ये बात कह रहा है प्रश्न आपसे। तो ये जाइलम जो है इनका नाम क्या है, तो बच्चों ये है वाहिनिका, ये क्या है वाहिनिका, जाइलम वाहिनिका है, पोषक तत्व है, इनके द्वारा वहन होता है जाइलम के द्वारा, ठीक है। तो एक जाइलम है, और हम समझ चुके हैं आपको कि जाइलम जो है वो जल का संबंध करता है और फ्लोएम भोजन का संबंध करता है। अब आपका प्रश्न है, कौन सा एक लसिका का भाग नहीं है। तो देखो बच्चों, आपने कक्षा 10वीं में एक प्रश्न याद किया होगा, रक्त में और लसिका में अंतर। तो लसिका में आपने एक पॉइंट याद किया था कि रक्त में लिखा था आपने इनमें आरबीसी होते हैं, और लसिका में लिखा था इनमें आरबीसी नहीं होते। तो लसिका में आरबीसी नहीं होते, आरबीसी माने एरिथ्रोसाइट, आरबीसी माने एरिथ्रोसाइट नहीं होते लसिका में। सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको सोचना था और आंसर आपके सामने आ जाता। अब है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि के खराब हो जाने से मधुमेह, मधुमेह माने डायबिटीज, डायबिटीज कहें तो बच्चों शक्कर की बीमारी गांव के हिसाब से, तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि खराब हो जाए, तो बच्चों कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि खराब हो जाए कि डायबिटीज रोग हो जाए, तो बच्चों अग्नाशय माने पैनक्रियाज। अगर अग्नाशय, अगर पैनक्रियाज ग्रंथि खराब हो जाती है, ये सही से अपना काम नहीं करती है, तो इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलता है और इससे हो जाता है डायबिटीज। क्या सीखा अपन ने, डायबिटीज हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, हमारा डायबिटीज होती है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है। कितना अच्छा आपका देखो ये प्रश्न है कि इनमें कौन सा रोग यौन जनित संचरित बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो देखो यहाँ समझो, बैक्टीरिया जनित
रोग पूछा है, बच्चे जल्दी में यहाँ पर एड्स लगा देते हैं। ठीक है, तो माने जो यौन संचरित रोग है, लेकिन कौन किससे फैला है, वो बैक्टीरिया से फैला है। तो ऐसा रोग है आपका गोनोरिया। देखो यौन संचरित रोग तो बच्चों एड्स भी है, लेकिन एड्स वायरस से होता है। एड्स आपका HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस माने HIV से होता है। लेकिन गोनोरिया भी यौन संचरित रोग है, लेकिन गोनोरिया जो है बैक्टीरिया से होता है। तो सूक्ष्म तरीके से यहाँ पर आपको सोचना था, ये बच्चों से गलत हो जाता है प्रश्न। क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि मैग्नीशियम पौधे में कहाँ मिलेगा, तो मैग्नीशियम पौधों में पत्तियों में मिलेगा, क्योंकि क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, तो मैग्नीशियम भी पत्तियों में होगा। तो ये देखो इस तरीके से अपन सोचना है प्रश्नों को। ये देखिए आपके सामने प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ये क्या क्या कह रहा है आपसे प्रश्न कि क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है उच्च पादपों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, उच्च पादपों में। किन में, उच्च पादपों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब देखो आपका प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशी माने प्रकाश की अनुपस्थिति में या कहें अंधकार अभिक्रिया होती है, तो ये होती है आपकी स्ट्रोमा में। कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। जीवाणु मुख्यतः माने बैक्टीरिया मुख्यतः प्रजनन करते हैं, बैक्टीरिया मुख्यतः प्रजनन करते हैं विभाजन के द्वारा, माने फिजन के द्वारा, विभाजन के द्वारा। और हाइड्रा में जनन होता है मुकुलन के द्वारा। ये भी याद प्रश्न बनता है। तो बच्चों देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप हमारा वीडियो जरूर देखें। हमारे आप 1 से लेकर के 3 वीडियो देखें, आपसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, धक धक करता है, स्पंदन करता है। तो सबको पता है बच्चों, अपना हृदय भी देख लेना, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, मतलब 72 बार करेक्ट आंसर रहता है। अब इन्होंने 70 से 75 लिखा है, ठीक है। वैसे ऐसा लिखा हो 70, 71, 72 ऐसे कुछ, तो 72 अपन सही करेंगे, ठीक है। तो 72 कहाँ आ रहा है, 70 से 75 के बीच में आ रहा है, तो अपन ये ऑप्शन सही कर देंगे। यह प्रश्न देखो बहुत कठिन है, इसको समझना थोड़ा सा कि किस जंतु समूह में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र केंचुआ, मेढक और मानवों में पाया जाता है। केंचुआ, मेढक और मानवों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। केंचुआ, मेढक, मानवों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मेलपीगी कणिका है, कणिका है किससे बनी होती है, तो बच्चों ये बनी होती है बोमन कैप्सूल से और ग्लोमेरुलस से। बच्चों कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे तो आप कमेंट जरूर करें। अब देखो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पुरुष की सहायक नलिका नहीं है। तो देखो हमें इसका आंसर जो है ये डी ऑप्शन लग रहा है, वृषण जालिकाएं। अब देखो ये प्रश्न जो है ये भी हमको ऐसा लग रहा है कन्फ्यूजन वाला कि रक्त का आयतन बढ़ाने के लिए रक्त के कौन से घटक का सबसे ज़्यादा, जो सरल है, रक्त का आयतन बढ़ने के लिए रक्त के कौन से घटक का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, तो प्लाज्मा। ये तो सरल है, ये 55% प्लाज्मा होता है अपने ब्लड में, तो सरल है। अब ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न बच्चों से गलत हो जाता है, जबकि सरल प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषित अंगक माने हरित लवक, हरित लवक कहें तो क्लोरोप्लास्ट पौधों में ज़्यादातर कहाँ मिलता है, तो बच्चों में मिलता है पेरेनकाइमल कोशिकाओं में। पेरेनकाइमल कोशिकाओं में ज़्यादातर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा, हरित लवक देखने को मिल जाएगा पेरेनकाइमल कोशिकाओं में। कौन सी घटना कृत्रिम गुर्दा में नहीं होती, कभी कभी किसी के गुर्दा माने किडनी खराब हो जाती है, वृक्क खराब हो जाते हैं, गुर्दा कहें, किडनी कहें, वृक्क कहें, खराब हो जाते हैं, तो खून वो फिल्टर नहीं हो पाता, खून फिल्टर नहीं हो पाता, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कृत्रिम डायलिसिस करते हैं। अब इसका जो कौन सा सही हो सकता है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझको देखो ये लग रहा है डी भी सही हो सकता है, पुनर्अवशोषण नहीं करता, तो ये भी सही हो सकता है।
तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर पता नहीं चल रहा है, तो अपन तो बी मान करके चल रहे हैं अभी। अब सी भी हो सकता है इसका आंसर, कह नहीं सकते, आप भी सोच सकते हैं कौन सा आपको इसका आंसर सही लग रहा है। अभी 92 नंबर का प्रश्न है। देखो बच्चों, कितने सरल प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। सूंघने का काम बच्चों नाक ही करती है, स्वाद लेने का काम जीभ ही करती है। तो देखो ये कितना सरल प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। अब बलपूर्वक कभी कभी क्या है, आप पूरी सांस निकाल देते हैं। ऐसा करने के बाद भी फेफड़ों में हवा बची रहती है, जैसे अपन कहते हैं अवशेषी आयतन। अपन क्या कहते हैं, अवशेषी आयतन। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र अमीबा में द्विविखंडन को दर्शाता है। आप सभी जानते हैं अमीबा है। पहले बच्चों अमीबा क्या होता है, इस तरीके का हो जाता है, बीच में खांच बनने लगती है। इसके बाद ये देखो ये हिस्सा जो है थोड़ा दूर होने लगता है और ये खांच अंदर की ओर आने लगती है, तो ऐसा चित्र बनता है। इसके बाद अमीबा, कुछ दिनों बाद अमीबा ऐसा हो जाता है, यहाँ भी खांच बनने लगती है। इसके बाद ये यहाँ से टूट जाता है और एकदम दो अमीबा बन जाते हैं। माने पहले अमीबा ऐसा होता है, अकेला अकेला पार्ट तो बात कर रहे हैं, फिर ऐसा माने, तो लास्ट में अमीबा बन गए, तो इस तरीके अमीबा बन जाते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं किस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए। क्या लिखा है, दो विखंडन को दर्शाता है, माना दो विखंडन हो गए, तो लास्ट में हुआ दो विखंडन, दो अमीबा बन गए। तो देखो ये ऑप्शन, सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें लास्ट में दो विखंडन हो रहा है, तो आपका सी जो करेक्ट आंसर यहाँ बनता है। तो कितना सरल प्रश्न था ये, तो सबको आना चाहिए, सोचना आपको। यह प्रश्न भी बहुत सरल है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन है बच्चों थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित। अब आपको नहीं आते हैं आंसर तो देखो मिलते जुलते मान सकते हैं। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलेगा, थायराइड से निकलेगा, सिंपल सा प्रश्न है इस तरीके से। तो थायराइड ग्रंथियों से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। घेंघर आपने देखा ही होगा, आयोडीन कमी से हो जाता है। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। बाष्पोत्सर्जन की दर, पेड़ पौधे जो होते हैं पत्तियों से पानी बाष्प के रूप में बाहर निकलता है, इसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन जो है पोटोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं। बैरोमीटर से क्या करते हैं, बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पोटोमीटर से बता बच्चे क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन की दर मापते हैं, पोटोमीटर। अब बच्चों प्रश्न है आपका कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, किसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बच्चों कुल 8 एटीपी बनते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आया कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, अगर शुद्ध लाभ की पूछा जाए तो 2 एटीपी। कुल एटीपी की बात करें कितने एटीपी बनेंगे, 8 एटीपी। और आपको पता है एटीपी क्या है, कोशिकाओं की ऊर्जा है, कोशिकाओं का रुपया है, कोशिकाओं का पैसा है, कोशिकाओं की मुद्रा है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कहाँ बनते हैं बच्चों पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। देखो ऐसा प्रश्न आ गया, हम बोल दे रहे हैं पेपर बनाने वाला ऐसे ही पेपर बनाता है देख देख के। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी है। देखो उसने वो प्रश्न बनाया, उसमें लिख दिया एटीपी, उसको दिमाग आया कि यार इससे एक प्रश्न और बन सकता है। तो कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा क्या है बच्चों, एटीपी है। अब आपका प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है, तो ये होती है आपके लाल प्रकाश में। किस में होती है, लाल प्रकाश में। आपका अंतिम प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न अंतिम आपका क्या है कि अलैंगिक प्रजनन, दो प्रकार के प्रजनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक प्रजनन में बच्चों एक जनक भाग लेता है, और वो बच्चों पता है लैंगिक प्रजनन में 2 जनक भाग लेते हैं, एक पुरुष एक महिला, नर और मादा, किसमें, लैंगिक में। जबकि अलैंगिक प्रजनन में एक जनक भाग लेता है। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। आप कहोगे सर आपने वीडियो
पोस्ट ही नहीं किए हैं, अपलोड ही नहीं किए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, वीडियो लाइक ही नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।